नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज सोना है, जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। अगर यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे जाएं कल के, तो वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से वीक आए हैं। उसका असर डॉलर इंडेक्स पे आया, जो भी 98.5 के नीचे गिरा। और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर यूएस की जो पहली इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी, शायद हम रेट कटौती वहां पर आता हुआ देखेंगे। सोना वहां से सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ चाइना का जो बाइंग है सोने का, वो हमने मई के महीने में भी लगातार यहाँ पर 8वें महीने आता हुआ देखा। और साथ ही साथ जिस तरह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अब रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से सोना अब दूसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बन चुका है। यहाँ से अब सोने को लेकर क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 4.5 से 5% की तेजी देखने को मिली। यूएस का कच्चा तेल 10 हफ्ते के हाईज पर, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस अब यहां पर 8 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहे हैं। काफी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और साथ ही साथ जिस तरह का डेटा है उसका भी इंपैक्ट कच्चे तेल पे पड़ता हुआ नजर आया है। यहां से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बासमती चावल की, जहां पर हमने प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त आते हुए देखी है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स भी सुधरे हैं। यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया, इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे पहले बर्थडे बॉय से बात कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करने वाले हैं अपने बर्थडे पे आज, अपार्ट फ्रॉम काम करना और चैनल्स पे आना? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बड़ा दिन है और देखिए गोल्ड भी सुबह खुलते खुलते ही हम देख रहे हैं कि बड़े धमाके के साथ। मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं अजय, आप क्या करने वाले हैं? देखिए हम तो जब से हम लोग मार्केट में आए तब से कमोडिटी ही देखा है, तो सुबह उठकर ही हम कमोडिटी देखते हैं। तो अभी तक तो कुछ प्लान नहीं बनाया, बट डेफिनेटली कुछ बनाएंगे प्रोग्राम। तो हम सब यहाँ पर सीएनबीसी स्टूडियोज में उस प्लान का और उस इनविटेशन का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अजय, ओके, आपने गोल्ड के बारे में यहाँ पर बोलना शुरू किया और जी हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो क्या सेंस है, बिकॉज जो भी सारे डेटा आए हैं, जो कॉन्वर्सेशन है और जिस तरह से जो ईसीबी की रिपोर्ट है, काफी बुलिश है गोल्ड के लिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए गोल्ड में जैसे लास्ट लेग ऑफ रैली हमने बात की थी, लास्ट टाइम भी 3500 का लेवल छुआ, उसके बाद मार्केट अच्छा 10% का करेक्शन भी लिया है। अभी भी फैक्टर्स है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट होंगे, बट मैच्योर्ड होने में अभी भी समय है। खास करके हम देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में रशिया यूक्रेन में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी, बट उसके बावजूद सोना कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं ले रहा था। बट जैसे ही कल ईरान के तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया कि अगर निगोशिएशन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन और ज्यादा खराब हो सकता है, उसके बाद गोल्ड ने कहीं ना कहीं एक अपसाइड लिया है। तो आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट वहां से अच्छे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस चीज को कैप करने के लिए यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है वो अब कुछ हद तक कम हुआ है। इन्फ्लेशन के बिकॉज इन्फ्लेशन से अभी तक हम 0.25 का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे ये साल में, बट मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 0.5 की तरफ जाए। टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट ये सारे फैक्टर्स की वजह से टाइमिंग एक तेजी बनी है। तो मे बी अराउंड 3420 तक का लेवल इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में अगेन 98 600 700 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है। तो आज थोड़ा दिन में जो सेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि शाम का जो डेटा पॉइंट रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां से थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। डॉलर इंडेक्स भी 98 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अपसाइड है बट बहुत ही लिमिटेड दिखाई दे रहा है। 3400 3420 तक का लेवल हम इंटरनेशनल गोल्ड में देख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 98 600 700 तक का एक लिमिटेड अपसाइड देख पाएंगे। ऑफ कोर्स ऑन द मूव है यहाँ पर सोना और 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। और सारे के सारे अजय ने हमें गिनाए कि क्या रीजंस हैं यहाँ पर इस तरह की मूव के। राजेश रोकड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी सारा स्ट्रेंथ हमने आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स बाजार को इंतजार था ही कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आते हैं और उसका रिएक्शन एज एक्सपेक्टेड ऑन द तेजी की तरफ आता हुआ नजर आया है। अब आपकी क्या सेंस है यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस को लेकर? पहले तो नमस्ते मनीषा जी और अजय जी, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बड़ा वाला बर्थडे जो आज आप बताने वाले हो। शायद बर्थडे गिफ्ट करके सभी जितने भी दर्शक है वो सुनेंगे और शायद वो बर्थडे गिफ्ट आपकी तरफ से मिलेगा। जी हाँ, और अजय जी का जो इनविटेशन है राजेश जी, आप भी उसका वेट करिए, बहुत जल्दी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देखिए मनीषा जी, गोल्ड में ना ऐसा है कि जब कभी भी सेंटिमेंट ऐसे होते हैं कि भाव कम होने वाले, तब भी सोने के भाव बढ़ते हैं। और अभी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेंटिमेंट ऐसे है कि सोने के भाव बहुत पॉजिटिव तौर से आगे बढ़ने वाले हैं। उसके पीछे अलग अलग तरीके के तर्क है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो अभी अजय जी ने भी काफी चीजें बताई दी है, सब चीजें। लेकिन अभी भी ऐसे माहौल बनते जा रहा है कि गोल्ड को कहीं पर भी नीचे आने के लिए कोई तैयार नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑलवेज गोल्ड ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। नॉट ओनली कंज्यूमर
अगर हम लोग देखते हैं रिटेल मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, आप देखेंगे सभी देश, सभी बैंक्स वो तक इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे अभी भी गोल्ड में अच्छी खासी तेजी लगती है। और आप अगर देखते हैं पिछले 5 साल में, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ने डबल से ज्यादा, मतलब 2.5 गुना का रिटर्न दिया है। एकमात्र कोई भी देखिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है ना, तो पहले ये सोचता है कि मेरा कितने दिन में डबल हो सकता है अमाउंट। तो इन्फ्लेशन के डबल। और इसके खास बात यह है कि अगर मैं सिल्वर को पकड़ूं तो 40,000 था आज से 5 साल पहले। अगर मैं गोल्ड को पकड़ता हूं तो 35,000 36,000 गोल्ड का रेट था। आज वो 97 तक के पहुंच गया है। सिल्वर देखता हूं तो आज 40,000 था, वो 1 लाख के पार हो चुका है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक के गोल्ड ने दिए हैं, मैं फिर दोहराता हूं उसी बात को, जब कभी भी सेंटिमेंट बनते हैं कि कम होगा तब भी गोल्ड भागता है, और जो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी दिख रहे हैं वो तो भाग ही रहा है। तो कहीं पर भी मुझे किसी प्रकार की कमी गोल्ड में आते हुए मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, जिस तरीके से अजय जी ने भी अभी आपको बताया कि 10% का करेक्शन हुआ था $3,500 से, फिर वो $3,150 तक आया था, तब ये एक गुड करेक्शन था। ऐसे ही करेक्शन में मुझे लगता है डीप बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक बार मौका देता है, उसके बाद बार बार मौका नहीं देता है। जी हाँ, गोल्ड लाइफ की तरह है ना राजेश जी। बट अब यहाँ पर खरीदारी किस तरह की है? जैसे आपने बोला 3150, आप दोनों ने ही बोला 3150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से यहाँ पर उभरा है। क्या बाइंग होने लगी है? क्या लोगों ने ये लेवल डाइजेस्ट करे हैं? आई अंडरस्टैंड कि जो जून जुलाई के पीरियड्स होते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सोइंग एंड अदर रीजंस, पर क्या लोग खरीद रहे हैं इन लेवल्स पे? देखिए, अप्रैल और मई वैसे थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा हार्ड होता है। इंडिया में देखेंगे धूप बहुत ज्यादा होती है, कस्टमर बाहर कम निकलते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, फिर एडमिशन्स बच्चों का, ये सब बहुत कुछ एक्टिविटीज समर में होती रहती है। इस वजह से मार्केट में थोड़ा हलचल कम रहता है। बट गोल्ड इंडियन मार्केट से ही नहीं चलता, इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। और ओवरऑल अगर मैं इंडियन मार्केट में देखता हूँ, आप भी उस दिन मेटल फोकस के जो रिपोर्ट आई उसमें आप भी थे, उन्होंने कुछ बताया था कि 10% का कुछ डिमांड में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन ये ओवरऑल कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। जिस बहुत से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसे न्यूज आया कि सोना बहुत धाराशिव होने वाला है, और आप देखिए $3,500 जाके 3150 बहुत सस्ते लगने लग गया था गोल्ड। तो उस वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि और नीचे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो ये खरीदने वाला जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता है। मुझे एक ही कहना है कि जब कभी भी फंड हो हाथ में और अलाउ करता है, अपना जेब डीप पॉकेट अगर अलाउ करता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट हर रेट में करना चाहिए, जिससे कि ग्राहकी हमारे पास भी आती रहती है। लेकिन अभी जो अगर मैं देखता हूँ जून और जुलाई, तो अभी थोड़ा अच्छा सीजन है, इस बार का मानसून भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे ग्राहकी भी खुलते जा रही है। राजेश जी, काफ़ी सारे जूलर से हमारी बात होती रहती है यहाँ पर ऑन द चैनल भी, और काफ़ी कंफ्यूजिंग नंबर्स यहाँ पे भी सुनने को मिल रहे हैं। कोई कहते हैं कि वॉल्यूम में 10-20% की ही सिर्फ गिरावट है, किसी ने 40-50% तक की वॉल्यूम गिरावट के बारे में भी यहाँ पर बात की है। इस साल में अब तक आप क्या कहेंगे, कैसा रहा बाजार? देखिए, अभी तक के तो बाजार बिल्कुल नॉर्मल मोड पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है, मतलब डिमांड के मामले में बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। वॉल्यूम वाइज मैं देखता हूँ, लास्ट ईयर हम लोग ने अभी जैसे अक्षय तृतीया का ही एक अंदाज निकाला था कि एक टोटल कितना हमारा इस दिन का बिजनेस हुआ होगा। तो उस बिजनेस के आधार पे कुछ 20 टन के आसपास का एक दिन का जो फिगर बता रहा था कि पिछले साल जो फिगर था उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं मानता हूं कि वैल्यू वाइज रेट बढ़ जाने के कारण, 30% तक के रेट बढ़ जाने के कारण थोड़ा इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम वाइज काम करने में। तो थोड़ा ये इम्पैक्ट कुछ दिन रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरा साल का रिकॉर्ड देखता हूं, तो वो जो 700 से 800 टन या 850 टन के बीच का जो फिगर है, 750 से 850 टन का, वो हम लोग फिर से अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ज्वेलरी में एक नया ट्रेंड हम लोग ने अभी देखा है। अभी मैं खुद हमारा एक शो चल रहा है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का, यहाँ B2B शो है। उस शो में मैं देख रहा हूँ पूरे इंडिया से लोग आए हैं बाइंग करने के लिए, और उनका एक बहुत ही अलग तरीके का इस बार का डिमांड देखा हमने। 18 कैरेट ज्वेलरी की तरफ थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। शायद ग्राहकों को भी एक पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण, थोड़ा सा वैल्यू वाइज कम होने के कारण 18 कैरेट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। राजेश जी, ये चीज़ हमने काफ़ी क्लैरिटी के साथ आते हुए देखी है कि लोग अपना पुराना सोना बेच नहीं रहे हैं। गोल्ड लोन कंपनीज यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं। गोल्ड एक्सचेंज नंबर्स हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए देखे हैं। क्या वो ट्रेंड अभी भी जारी है? बिल्कुल। देखिए, लोगों को ये समझ में आ गया है कि सोना अगर बेचा, या सोना हमने अगर जितना ज्यादा बदल के ये किया, उससे अच्छा जितना हमारे पास है उसको एज अ FD करके रखोगे तो फायदा ही होगा।
उसको वापस मार्केट में लाएंगे तो शायद फिर से खरीदना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तकलीफदायक हो सकता है। इस वजह से कुछ दिन तक के ऐसा हुआ था, जैसे ही कुछ रूमर्स आई थी कि भाव बहुत नीचे आने वाले हैं, उस वक्त मार्केट में बहुत सारा गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में निकल आया था, पुराना सोना बेचने के लिए। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हो गया है कि वो उनकी मिस्टेक थी। गोल्ड ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है, और जिस तरीके के फिगर्स गोल्ड ने पहले दिए और अभी दे रहा है, तो फिर से ये अभी देखिए आप, $3375 तक के हम लोग फिर से पहुंच गए। $3500 में सिर्फ $125 की कमी है। अगर कोई ऐसी न्यूज़, जिस तरीके से ईरान ने के स्टेटमेंट्स है, और जिस तरीके से अभी रशिया यूक्रेन के वार की परिस्थिति, एक सेकंड के लिए तो जब ट्रंप ने बोला था कि ये 2 दिन में पूरा खत्म कर देंगे, उनके स्टेटमेंट आ रहे थे, तब लग रहा था कि स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी, इस वजह से रेट को थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब वो एक तरह से मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए, वो उसका कोई मायना, मतलब मान नहीं रहे, और वो बड़ी अनिश्चितता के कारण गोल्ड इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और शायद आने वाले दिनों में जो 3490 और $3500 का जो एक रिकॉर्ड है, वो शायद नए रिकॉर्ड बनते हुए शायद हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, तो तेजी में है यहाँ पर सोना, और जैसे कहा जा रहा है कि इस साल भी 750 से 850 टन के बीच में इंपोर्ट होता हुआ हम देखेंगे, और 18 कैरेट का चलन यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आया है। राजेश रोकड़े जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। सोने पर तो यहाँ पर हमने बात की, लेकिन अजय, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी में भी कुछ कंसोलिडेशन एज ऑफ नाउ बनता हुआ नजर आ रहा है। 36.5 के आसपास के लेवल्स नियर टर्म तो जाना चाहेंगे ही, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स अब क्या करें? लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो इज अ बेटर इंडिकेटर हम बोल सकते हैं। जिस ढंग से हमने 107 का लेवल 22 अप्रैल को आते हुए देखा, जिसके बाद लगभग हमने नीचे में 91 का लेवल छुआ, ये दर्शा रहा था कि चांदी आउट परफॉर्म करेगा। साथ में अब हम देख रहे हैं कि आज चांदी थोड़ी सी स्टेगनेंट है और गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि रेशियो में वापस एक छोटा पुल बैक है। 10% से ज्यादा का फॉल के बाद थोड़ा बाउंस है। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सिल्वर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में लग रही है। जो $40 बैग मिनिमम हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे, 1,30,000 का लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। लेकिन टारगेट जो 31 की बात कर रहा हूं, तो काफी जन बोलते हैं कि 2-3 दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है दिवाली तक आप मान के चलिए, ईयर एंड तक पकड़ के चलिए। बट ये साल के अगले 6 महीने में अगर हम देखें तो 1,30 बिल्कुल दिखा देगा। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे अब ओवरबॉट बनना स्टार्ट हो चुका है। तो बार बार हम देख रहे हैं 1,06,000 1,07,000 के करीब जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। बट ये जो छोटे मोटे करेक्शन चलते रहेंगे, चांदी डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। बट गोल्ड में वी नीड अ वेरी न्यू और स्ट्रांग रीजन जो 3500 का लेवल तोड़ पाए। तो आई थिंक आई वुड गो विद द सिल्वर। और सिल्वर में मुझे लगता है हर लेवल पे एक तरह का एसआईपी करना चाहिए, जो हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो होना चाहिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चांदी मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांग लगती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। चांदी का ईटीएफ इनफ्लोज इंडिया में सोने से बेहतर है, और तीसरा ऐसा महीना हमने लगातार पिछला वाला आता हुआ देखा भी है। अजय, कॉपर कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट अभी भी जारी है, बैकवर्डेशन में ये मेटल है, यहाँ से किस तरह के लेवल्स बन सकते हैं? कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से गोल्ड और सिल्वर की रैली बनी हुई है, तो सिल्वर कॉपर रेशियो में दिखाता है कि कॉपर अभी भी अंडरटोन रहा है। हमने 840 से काफी अच्छा रैली देखा है, 888 का हाई भी लगते हुए देखा है। बट थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट बीच बीच में खराब होता है, इसके लिए पुल बैक आ रहा है। बट यहाँ पे एक तो डॉलर की गिरावट है, दूसरा यूएस चाइना के टेंशन कम हुए हैं, चिली के अंदर जो आउटपुट है वहां पे थोड़ी सी एक कंसर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे फैक्टर्स कॉपर को सपोर्ट कर रहे हैं। 874 इज गुड टू बाय। अगर थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का व्यू लेकर चलते हैं तो 865 का स्टॉप लॉस लगाइए, 890 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल कॉपर भी पूरे 20 मेटल पैक में लीड करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरह की तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है अजय, लीप्स एंड बाउंस, मतलब ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब सपोर्ट जारी है, और इस महीने के लिए तो हम पॉजिटिव हैं। लास्ट मंथ भी यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार हुआ था। यहाँ से आपको लगता है 70 टूटेगा आराम से आजकल में? देखिए मंजीत जी, अपन पहले भी जब बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे 60 और 66 का एक दायरा बन चुका था ब्रांड के लिए, और ये साल हम सप्लाई में काफी ज्यादा थे, इसके लिए कोई ऐसा बड़ा तेजी नहीं लगा। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा था कि 60 के नीचे सस्टेन भी नहीं करेगा, 66 के ऊपर जा नहीं पाता। बट अब अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। सपोर्टिंग साइड यूएस चाइना है ये। साथ में हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी सपोर्ट कर रहा है, और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है 66 के बाद 70 का लेवल तो टच कर चुका है, 7350 तक का लेवल दिखा रहा है। और जब भी ऐसा ब्रेकआउट अगर कच्चे तेल में आ रहा है काफी सप्लाई के बावजूद, इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान और यूएस के बीच में, ये एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा। वीक्स भी बढ़े हुए हैं। तो आई थिंक ब्रेंट 73 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम पकड़े तो करंट लेवल से भी बाइंग किया जा सकता है। ऊपर में 6150 तक का लेवल मुझे लगता है कि M6 में दिखा देगा। जब तक ये 5450 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 5800 पे लेके चलिए, 6150 का टारगेट रहेगा।
ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर कच्चे तेल में भी आते हुए काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है यहाँ पर, और ओवरनाइट तो करीबन 4.5% के गेंस भी देखने को मिले। उसके बाद फिर से आज एशियन मार्केट्स में खरीदारी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर चावल की, और इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जुड़ेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ अब इंडिया राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जुड़ चुके हैं। देव नमस्कार। सबसे पहले बासमती वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आई हैं, लेकिन अगर प्राइसेस की बात की जाए तो पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है, 23% तक की गिरावट। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि बासमती एक्सपोर्ट का प्राइस यहाँ पर शायद 17 साल के लोज पर है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? अगर हम नमस्कार जी, पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसे हमने आपके चैनल पे कंसिस्टेंटली कहा है कि इंडिया के अंदर इस दफा काफी सरप्लस स्टॉक की पोजीशन है। बोथ बासमती और नॉन बासमती राइस के हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट के ऊपर एक डिफ्लेशनरी प्रेशर है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर हमने रेट्स के अंदर 10 से 15% रेट में गिरावट महसूस करी है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि जब नॉन बासमती राइस के ऊपर प्राइस प्रेशर आता है 6 महीने में 10% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है बासमती के प्राइसेस में, और जिस तरह की रिपोर्ट सजेशंस हैं पिछले एक साल में करीबन 23% तक की गिरावट रही है। आप जैसे कह रहे थे कि देव की बहुत ज़्यादा इस बार हमने सरप्लस बनता हुआ देखा है, और ये प्राइस डिक्लाइन शायद आता हुआ नजर आ भी रहा था, लेकिन क्या इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम कॉम्पिटिटिव हैं? आज की डेट में अगर हम इंडिया के रेट्स कंपेयर करें तो बासमती राइस के अंदर हमारे रेट और पाकिस्तान के रेट कंपेरेबल हैं, बट पाकिस्तान की करेंसी हमारे से काफी वीक होने की वजह से उनका एक एक्सपोर्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव एज है। बट इंडिया की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो पाकिस्तान से काफी बेहतर है। इस वजह से इंडिया हैज अ कॉम्पिटिटिव एज इन बासमती राइस ओवर पाकिस्तान। अगर हम नॉन बासमती राइस की बात करें तो नॉन बासमती राइस के अंदर इंडिया का जो सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है थाईलैंड और वियतनाम। क्लियरली यहाँ पर मूवमेंट जो देखने को मिली है उसमें कंपटीशन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमें देव बता रहे थे कि बासमती की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान के साथ कंपटीशन है, जहाँ तक नॉन बासमती की बात है तो थाईलैंड और वियतनाम के साथ यहाँ पर कंपटीशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। देव, आपका ग्लिच है यहाँ पर वॉइस में, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि नंबर्स, वॉल्यूम कैसी है फिर अगर वो कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले? नहीं, देव से यहाँ पर फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक सेंस यहाँ पर अजय के साथ लेते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल, और अगर चावल पर आपकी नजर है तो? बिल्कुल, इस बार मानसून काफी अच्छा है और मानसून की वजह से हम देखेंगे हमारे जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है वो भी अच्छा रहेगा। चावल में डेफिनेटली इन्होंने जो करेंसी की बात बताई वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो अभी हमने वाटर ट्रीटी का जो कंसर्न है उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया अपर एज में रह सकता है आगे जाकर, बट इट विल टेक टाइम। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त बात करें, मसालों में सबसे अच्छी हल्दी दिखाई देती है मुझे, जिस ढंग से हमने हल्दी में रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक देखा है, डिस्पाइट के एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट फंडामेंटल बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं बैलेंस शीट को लेकर। तो यहाँ पे मुझे लगता है 14,400 14,500 के करीब लेके चलना चाहिए। 14,100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,000 का टारगेट रहेगा। वहीं जीरे के अंदर इस बार सप्लाई काफी अच्छी होने की वजह से बार बार प्राइजेस में दबाव भी आ रहा है। प्राइजेस ने 20,000 के नीचे कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं, बट एग्रेसिव सेलिंग नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। 19,500 से 20,200 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। अगला महीना चाइना से कैसे क्रॉप रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जीरे के अंदर भी 20,000 के करीब बिकवाली बढ़ सकती है। 20,200 250 का स्टॉप लॉस रहेगा, 19,700 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करते हैं तो धनिया भी 7,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 7,000 के करीब लेके चलिए, 7,150 का टारगेट रहेगा धनिया के अंदर भी। तीनों ही मसाले के अंदर सबसे टॉप मुझे लगता है कि हल्दी, देन धनिया एंड लास्ट जीरा दिखाई देता है। तो वेल, ये राय ऑफ कोर्स स्पाइसेस में आती हुई नजर आई है, लेकिन देव हमारे साथ फिर जुड़े हैं। देव, आपकी क्या सेंस है अब वॉल्यूम्स को लेकर? पिछले साल के कंपैरिजन में चावल के वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक हमारा जो एक्सपोर्ट 1.5 से 2 मिलियन टन पर मंथ का था वो घट के 4 से 5 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया है।
पर क्योंकि अब सरकार के अंदर कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड करी गई जिसके अंदर ये डिसाइड करा गया कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए, जिसमें से एक इनिशिएटिव ये हुआ कि जो एपीएमसी लाइसेंस फीस हम पे करते हैं चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको 10 पैसे पर मेट्रिक टन से बढ़ा के 30 या 40 पैसे पर मेट्रिक टन पे करा जाएगा, जो पैसा इनोवेशन और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और भी कई तरीके के इनिशिएटिव लिए गए, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC का लॉन्च अनाउंस करा गया, जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अक्टूबर एंड के अंदर ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके द्वारा कई तरीके के इनिशिएटिव हमने लाइन अप करे हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से इंडिया का जो उत्पाद का एक्सपोर्ट है वो वापस जो 2 मिलियन टन पर मेट्रिक टन के ऊपर था उसके ऊपर आने की उम्मीद है। तो आने वाले समय में ये उम्मीद है हमें कि अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि इंडिया का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, हमारे पास सबसे ज्यादा सरप्लस स्टॉक है, और जो गवर्नमेंट का रिन्यूड फोकस है इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट दोबारा जो पिछले प्रीवियस लेवल्स थे उसके ऊपर वापस आ जाएगा। और साल का जो हम 20 से 25 मिलियन टन पर एनम एक्सपोर्ट करते थे, जो अब घट के 8 से 9 मिलियन टन के ऊपर आ गया है, वो दोबारा 20 से 25 मिलियन टन के ऊपर पहुंच जाएगा। जो इंडियन हालात हैं फिलहाल यहाँ पर, जो अवेलेबिलिटी है चावल की, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमारे पास अभी 280 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है, जिसके जो डाटा अभी तक FCI के पास आई है कि इसकी उम्मीद है कि 280 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 400 लाख मेट्रिक टन के ऊपर हो जाएगा अक्टूबर 2025 तक। तो जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना सरप्लस स्टॉक होने के बावजूद आज की डेट में हमारे पास इसका एक डेजिग्नेटेड ऑफटेक नहीं है। अगर हम एथेनॉल की हमने जैसे अभी बात करी कि तो 54 लाख मेट्रिक टन का हमारे पास इसके अंदर टारगेट है, और जिस तरीके से सरकार भारत राइस में और ओपन मार्केट के अंदर सेल करती है तो ये टोटल सेल 100 लाख मेट्रिक टन के बियॉन्ड नहीं जा पाती। तो आज भी हमारे सामने एक चुनौती है कि किस तरीके से जो 300 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक आने वाला है इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जाएगा। तो आने वाले समय में हमें ये उम्मीद नहीं है कि चावल के रेट बढ़ेंगे मार्केट के अंदर, और ये उम्मीद है कि ये रेट फर्दर 5 से 10% नीचे जा सकते हैं। ऑल राइट, सो 5 से 10% की गिरावट अभी भी चावल के प्राइसेस में आने वाली है, क्योंकि सरप्लस है, और सरप्लस अक्टूबर में जब तक अगली फसल आएगी तो शायद और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी मैनेजमेंट, उस सपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। बहुत शुक्रिया देव साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों के बारे में बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ अजय आपसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे और फिर से आपको विश करते हैं आपका बर्थडे, और आशा यही करते हैं कि आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन जाए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर एक्टिविटीज़ पर।